करना चाहूंगी। जी। मेरा पहला सवाल है, व्हाट ड्रीव यू टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी और इंडिविजुअल? व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? देखिए, हम सब जानते हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्री जी एक तरह से इंडियाज फ्यूचरिस्टिक रेवोल्यूशनरी कपल थे। मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट कपल। और 1850s में उन्होंने जो सोचा है भारत के लिए, सोसाइटी के लिए, वो शायद आज भी हम नहीं सोच पाते हमारे सोसाइटी के लिए। तो और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये शुरू किया था, जब वो अपने बचपन में शुरू किया था। बहुत कुछ इस कपल के बारे में ऐसा है जो शायद हम किसी नॉर्मल आदमी से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये बियॉन्ड, जो बोलते हैं ना, नॉर्मल लोगों से भी ऊपर, बहुत बहुत ऊपर थे। और इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो जो बातें की हैं, इन्होंने जो रिफॉर्म्स की है, इन्होंने रेवोल्यूशन की है और इतने ऑपोजिशन के खिलाफ रेवोल्यूशन की है, उसको सामने लाना एक बड़े मंच पर, हिंदी फिल्म जो अभी तक बनी नहीं हिंदी में, और एक ग्लोबल लैंग्वेज और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसे एग्जिबिट करना, यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये फिल्म बनाई। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। एंड प्रतीक सर, आपके लिए सवाल है। सो व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फुलेज लाइफ यू हैव बीन रेजोनेटिंग विद, आपने वो महात्मा जी फुले, उनका जो किरदार यहाँ निभाया है, तो उस दौरान व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फुलेज लाइफ रेजोनेटेड विद यू द मोस्ट एज एन एक्टर एंड इवन एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली कलाकार हूँ जिसे ये किरदार निभाने का मौका मिला, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक हिंदुस्तान के सबसे पहले महात्मा, जिनके बारे में हमने स्कूल में भी जब पढ़ा था तो सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा था, हमें सिर्फ इतना ही पता था। इनके जीवन के बारे में इतना डिटेल में जानने का मौका मिला इस फिल्म के थ्रू। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे मैं खुद को जोड़ पाया, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा अलग तरह से खुद को जोड़ पाया कि इनका एक जो सेल्फलेस अप्रोच था, कि खुद का, अपने परिवार का ना सोच के उन्होंने समाज का और भविष्य के बारे में सोचा, और अपना पूरा जीवन उसी में उन्होंने कुर्बान कर दिया या बलिदान दे दिया, पर उसी में पूरा जीवन झोंक दिया था उन्होंने। और इतने नीडर लोग उस समय में होना शायद किसी कहानी से कम नहीं लगता हमें। मतलब मुझे तो कई बार इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि किसी ने इन्हें भगवान का कोई रूप क्यों नहीं मान लिया होगा तब, बिकॉज हम तो ऐसा देश है जो ऐसे कोई भी काम करने वाले को सीधा परमात्मा से जोड़ देते हैं कि ये तो अवतारी पुरुष है, तो ये किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं थे। तो मुझे दुख इस बात का था कि शायद ऐसी हिम्मत, ऐसी नीडरता, ऐसा सेल्फलेस अप्रोच आज हम में से किसी में नहीं है। और मुझे उस बात की बहुत शर्म आज भी लगती है कि यार हम तो किसी भी एक चीज़ को लेके अगर उससे मेल नहीं खाती है हमारी सोच से, तो हम सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते आज। हम सबको डर लगता है कि सवाल पूछ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही है। सो विद दिस आई ओपन द फ्लोर। अगर पत्रकारों में से किसी को कोई सवाल करने हैं तो यू कैन रेज योर हैंड्स। सर, ये रोल करने के लिए आपने क्या क्या स्टडी किया है? जहाँ तक स्टडी की बात है तो ये, क्योंकि इनका जीवन का कार्य इतना बड़ा है कि उसे 2 घंटे की फिल्म में ढालना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। तो जब ऐसा करना होता है तो सर ने स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत भी कब से की थी, तो जो स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी वही बड़ा डेंस मटेरियल था सर। सो स्क्रिप्ट मेरे लिए सबसे बेसिक एक रिसर्च मटेरियल था, जिस पे ऑलरेडी इन्होंने इतना कुछ रिसर्च किया था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। दूसरा ऐसा था कि मराठी भाषा मैं जानता हूँ क्योंकि बचपन से सुनते आया हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ, पर वो मेरी पहली भाषा नहीं है जिसमें मैं सोचता हूँ। तो जब भी मैं अगर मराठी बोल रहा हूँ तो ऐसा ना लगे कि मैं मराठी की मिमिक्री करके मराठी बोल रहा हूँ। अगर मैं मराठी बोल रहा हूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी मराठी शायद जानता है इसलिए बोल रहा है। तो मराठी भाषा सीखना, उसके कुछ उच्चारणों का प्रयोग सही तरह से करना, वो एक चीज़ मुझे सीखनी थी। दूसरा ये था कि सिर्फ स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो नहीं, पर उसके आसपास जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे
इस किरदार को पर्दे पर जीवित करने में हेल्प करे, वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। तो जब भोर सातारा में शूट कर रहे थे तो कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी कहानियाँ थी फुले से जुड़ी हुई। उनके जैसे दिखने के लिए सर उनके जैसा दिखने के लिए तो फूले पगड़ी एक ऐसी चीज़ है, आइकॉनिक चीज़ है कि जैसे हमने फूले पगड़ी पहनी और पहला लुक टेस्ट किया था तभी सर ने मुझे कहा कि आई कैन सी फूले इन दिस। और अब हम तो मतलब डायरेक्टर को लग रहा है तो वो सही होगा वैसे ही चलते हैं, पर कलाकार के तौर पे शायद स्टेज पे जब बचपन से काम करते थे ना तो एक चीज़ हमने सीखी थी कि अगर आप सही फील करना शुरू करते हो ना तो शायद आप अननोइंगली वैसा दिखने लगते हो। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, और वो तो फिल्म देखने के बाद आप ही बता पाएंगे किस हद तक हो पाया है। आनंद सर, आनंद जी, आपके लिए एक सवाल है। जब आज रिलीज होने वाली थी मूवी, आज शुभ अवसर था, जयंती थी, लेकिन कुछ संगठनों ने अपोज किया, फिर आपने 15 डेज का समय लिया और पोस्टपोन किया। अब क्या विचार विनिमय हो रहा है, उस संगठन से बात हो रही है आपकी, और वो कब रिलीज होगी? कुछ सीन के बारे में उन्होंने आपसे बात की? हाँ, कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो भी उन लोगों ने एक तरह से इन्फर किया है या सोचा है, वो एक तरह की गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। किसी ट्रेलर से फिल्म का कुछ समझ में नहीं आता है कि अदर साइड क्या है। एक आध स्निपेट्स होते हैं, एक आध कट्स होते हैं जो आपको एक आइडिया देता है कि क्या ड्रामा हो रहा है या क्या है एक फिल्म के अंदर, बट वो पूरी फिल्म वो नहीं है। तो हमने वही, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने क्लैरिफाई भी किया है कि जो ब्राह्मण समाज को लगता है कि ये उनके खिलाफ है, वो कितने गलत है वो सिर्फ फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण बहुत कम ही होंगे, कि उसके कारण मैं अभी यहाँ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लेम करता हूँ और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले का पहला जो पाठशाला था, स्कूल था, वो ब्राह्मणों ने जगह दी उनको बनाने के लिए। ब्राह्मणों के साथ वो ऐसे जुड़े थे, सत्यशोधक समाज बनने तक जुड़े थे, और उनके जाने के बाद भी वो सावित्री के साथ जुड़े थे। ब्राह्मण और ज्योतिबा फुले का लव स्टोरी है, हेट स्टोरी नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और वो फिल्म में वो बहुत क्लियरली बोला भी गया है, समझाया भी गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ब्राह्मण ये फिल्म देखेंगे, और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जब देखेंगे उनको पता होगा कि कितना बैलेंस्ड है हमारी फिल्म, क्योंकि किसी के खिलाफ जाने वाली बात है नहीं। ये कुछ चीजों को जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने वाली बात है, दूसरे जो ऊपर है उसको नीचे लाने वाली बात नहीं है। किसी पर्टिकुलर सीन के लिए उनका विरोध है या पूरे फिल्म के लिए विरोध है? नहीं नहीं, कुछ कट्स के लिए उनको लगा कि शायद ये उनके खिलाफ है, लेकिन वो है नहीं। वो फैक्चुअली हमने उस चीज को डिपिक्ट किया है। अगर आपका बेटा जो है, अगर वो मस्ती करता है, कुछ गलत करता है, तो आप उसे मारते हो ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे नफरत करते हो या आप उसको घर से बाहर निकाल देते हो। कुछ करेक्टिव मेजर्स होते हैं सोसाइटी में, और वही करेक्टिव मेजर्स ज्योतिबा और सावित्री जी ने किया है, और ये समझना बहुत जरूरी है। सर इसमें बहुत पहले मैं आपको अभिनंदन देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी स्टोरी और इतने अच्छे लोगों के ऊपर आप मूवी बना रहे हो, और जबकि सिंधुताई वाला बहुत सक्सेस हुआ था, तो ये कब से स्टार्ट किया था आपने कि इस पे हमें मूवी बनानी चाहिए? कब से स्टार्ट हुआ था ये सब्जेक्ट तो मेरे जहन में बहुत बचपन से ही था, क्योंकि हमने उसे बहुत छोटे तौर पर हमने इसको पढ़ा था, चैप्टर्स थे स्कूल के बुक्स में, और एक तरह से वो सबकॉन्शियस में ग्रो करते गए, हीरोज की तरह, हीरोइंस की तरह ग्रो करते गए। और जब इनका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर हमने पढ़ा, सीखा, रिसर्च किया, तो हमने तय किया कि इस सब्जेक्ट पर तो एक अलग तरीके की फिल्म बननी चाहिए। फिल्में बनी हैं, आचार्य आत्रेय ने 1950s में फिल्म बनाए हैं इनके ऊपर, और फिर अवार्ड मिला था उनको। हो, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और श्याम बेनेगल ने भी एक एपिसोड, 23 मिनट एपिसोड भारत एक खोज में बनाया था,
उसमें भी वही दिखाया गया जो उसके विरुद्ध ब्राह्मणों ने हाथ उठाए हैं अभी, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं था। और उसके बाद शायद मराठी में भी एक फिल्म बनी है, लेकिन इस स्केल पे नहीं बनी है जिस स्केल पे हमने इसको सोचा है और बनाया है, और एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाया है। तो ये तब से एक तरह से जो वो कहते हैं ना कि जर्मिनेट करता रहा मेरे दिमाग में, और जब सब चीजें सही बैठी, मैं प्रतीक से मिला, फिर मैं उनमें वो रूप देखा, तो बहुत कुछ बदल गया उसके बाद। तो प्रतीक पहली चॉइस थी आपके लिए? बिल्कुल पहला चॉइस था, और कोई चॉइस भी नहीं है, पहला और दूसरा चॉइस नहीं है, पहला और आखिरी चॉइस। सर वापस से वही एक सवाल है कि जो डिमांड किया गया था कि कुछ सीन्स कट करें, तो आपने अभी जो 25 अप्रैल को दिया है डेट, तो उसमें जो फिल्म में वो सीन्स कट होंगे या नहीं होंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड ने जो इंसिशंस दिए हैं, जितने कट्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं, हमने वो सारे कट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, और हमें सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला है, क्लीन यूज सर्टिफिकेट मिला है। सेंसर्स का भी कहना है कि हर बच्चे को देखनी चाहिए ये पिक्चर, दिस इज फॉर एजुकेशन। लेकिन कुछ चीजों को उनको सॉफ्टन करना था, वो काटना नहीं था, सॉफ्टन करना था, हमने उसको सॉफ्टन करके दे दिया है, और हमने सर्टिफिकेट भी मिल गया है। वी हैव obeyed the law also, and we have also explained to the citizens जिनको डाउट है, दोनों तरफ से हमने बैलेंस किया है, सब कुछ क्लियर किया है, और 25 को हम रिलीज कर रहे हैं। कुछ संगठन gentleman. के लोगों ने अभी पहले कुछ दिन पहले प्रेस लिया था, उन्होंने बोला था महात्मा फुले जी वो पहलवान थे और हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड लेके घूमते थे, तो आपने कुछ दिखाया है इसको? बिल्कुल पहलवान थे, लहू जी के साथ भी जुड़े हुए थे, लहू जी उस्ताद के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब आपके घर में आपके बच्चों के आगे कुछ गुंडे अगर अटैक करेंगे, तो आप बच्चों को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चों को ये करके आप सामने जाएंगे, तो वो साहस उन्होंने दिखाया। लेकिन जब दो कातिल उनके घर पे उनको मारने आए, उस वक्त उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक शॉट से आप प्लीज कंक्लूजन्स पे मत आइए, पूरी फिल्म देखिए। सर सेंसरशिप जो लेटर दिया था उसमें एक लास्ट है कि कास्ट का रिप्लेसमेंट वर्ण से करना चाहिए। नहीं, वो सबटाइटल के लिए है। अब इंग्लिश सबटाइटल में अगर वर्ण लिखूंगा तो आप सोचिए वो कैसे लगता है। डायलॉग में चेंजेस? डायलॉग में नहीं चेंजेस है, उसमें तो वर्ण ही है। उन्होंने उस वर्ण को, जब हमने कास्ट लिखा था इंग्लिश में सबटाइटल में, उन्होंने कहा वो कास्ट को भी वर्ण करो। मेरा जो और क्वेश्चन है टाइटल वो के लिए भी रियल तो कुछ हो रहा है ना कि महात्मा फुले लगाना चाहिए, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले। एक्सक्यूज मी, दिस इज अबाउट ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। जब आपका नाम क्या है? ज्योति। हाँ? ज्योति। नहीं, सेकंड नाम क्या ज्योति है? गायकवाड़। गायकवाड़। तो आपके बाहर जो बोर्ड लगेगा वो गायकवाड़ ही लगेगा ना? इसका मतलब ज्योति भी है, आपके हस्बैंड भी है, या जो भी है घर पे सबके गायकवाड़ ही आएगा। तो उसी तरह फुले है, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। प्रतीक जी, ये कपल के ऊपर है। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। या मेरा जो क्वेश्चन है वो सही तारीख के ऊपर है, इतिहास के ऊपर है। जी, जब सामाजिक बाइकआउट हो गया ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का, तो उनको घर से निकाला गया। जी, घर से निकाला नहीं गया, वो खुद घर से निकल गए। जो भी है, और मैं नहीं, जो भी नहीं है, जरा आप हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। मैं वहीं पर रहता हूँ महात्मा फुले वाड़े में, जी, के पास ही रहता जी। हूँ, तो मुझे रियल हिस्ट्री मालूम है। तो उनको श्रेय देने वाले उस्मान शेख और फातिमा भी। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। ये है, क्या आपने इस फिल्म में वो बताया है? प्लीज पिक्चर देखिए और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा, मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा। सर बिल्कुल है, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुसलमान भी उस वक्त साथ में थे, तो बहुत जरूरी था। सर अभी आप प्लीज प्रतीक से बात कीजिए। एक सेकंड, क्योंकि इसी वजह, क्योंकि हर कोई हिस्टोरिकल फिल्म हो या हमारे जो आइडल्स है उनके ऊपर जब भी फिल्म बनती है, तो सिनेमैटिक लिबर्टी जो डायरेक्टर लेता है उसके वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी हर एक फिल्म में होती है। सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से आप शॉर्ट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट कर दो, तो उस वजह से कुछ ना कुछ हर हिस्टोरिक फिल्म में या हमारे आइडल्स की फिल्म में होती है।
इसमें ऐसी कुछ लिबर्टी ली गई है, पूरा डॉक्यूमेंटेड इसमें बताया गया है। देखिए, आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में, क्या सारी फिल्में, जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म है, उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बहुत कुछ किया है, और हमें वो हर बार अच्छा नहीं लगा है। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा जब मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी, सिर्फ इस फिल्म में नहीं, जब भी मैं कोई बायोपिक बनाता हूँ, मैं कभी भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेता हूँ। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे मैं कुछ भी बदलता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जिंदगी में ही इतना कुछ ड्रामा है कि आपको कोई लिबर्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, जिस तरीके से वो हुआ है, फैक्चुअली रिप्रेजेंट करना है। और मैं समझता हूँ कि सिनेमैटिक लिबर्टी बायोपिक्स में बहुत ही बेईमानी है। एक मिनट प्रतीक, आपसे एक सवाल। सर डू यू फील प्रेशराइज्ड, क्योंकि महात्मा फुले महाराष्ट्र की मतलब बहुत ही बड़ी व्यक्ति है, जिन्हें यहाँ पे बैठा हर कोई उन्हें आइडल के तौर पे देखता है, तो ये रोल प्ले करते वक्त यू फील प्रेशराइज्ड? प्रेशर तो फील नहीं हुआ था। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड था और खुद को भाग्यशाली समझता था। सिर्फ कुछ कंसर्न्स मेरे ऐसे थे जहाँ पर मुझे खुद पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था, कि मैं अपने दिमाग में अगर पहले से इनको महात्मा बना के चलूँगा तो आपको एक ह्यूमन स्टोरी नहीं मिलेगी। मैं ही अगर उनको अहोभाव से देखूँगा तो मैं वो किरदार निभा नहीं पाऊँगा। तो मुझे उनको ह्यूमन दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये कहानी सीधी महात्मा से शुरू नहीं होती है, ये उनके जीवन की यात्रा है। जब पूरी यात्रा करने के बाद एक पॉइंट पे उन्हें महात्मा बोला गया, तो अगर मैं उसे उस हिसाब से नहीं देखूंगा तो मैं किरदार को पहले से कलर कर दूंगा अपने दिमाग में। और जैसे ये लिबर्टी की और इसकी भी बात कर रहे हैं सर, बहुत सिंपल सी बात ये है कि आपको इतिहास पता है, इनका जीवन पता है, इनके आसपास जुड़े लोग पता है, सारी घटनाएं पता है, जो हुआ वो भी पता है। पर कोई एक आदमी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है क्या कि जब उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की उस दिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था? किसको पता ये किसी को नहीं पता। ये काम सिर्फ कलाकार का है कि हम उसे इंटरप्रेट करें और आप तक ऐसे पहुंचाएं कि आप भी इंटरप्रेट कर पाओ। अब ये लिबर्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसमें सब सही है, सब गलत है। जो आप सोच रहे हो मैं आराम से कह सकता हूँ कि गलत सोचा है आपने, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। पर वो बताएगा कौन? उनके अंदर की बात किसी को नहीं पता। हमने जितना इतिहास पढ़ा है सिर्फ पढ़ा है। तो ये एक चीज है जो हम अदर, नहीं तो हम कहानी कह ही नहीं पाएंगे कभी। अगर मुझे वो किरदार करना है तो मुझे वो समझना पड़ेगा ना, जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि विधवा का मुंडन नहीं होगा, वो अंदर क्या सोच रहे थे? जब वो किसी के सामने अपनी दलील रख भी रहे थे तो किस हिसाब से रख रहे थे? ये तो फिर हम तो उस लेवल पे भी जा सकते हैं कि नहीं, उन्होंने कभी फ्राउन किया ही नहीं होगा, उनकी आवाज कभी ऊंची हुई नहीं होगी, पर ये किसको पता है? तो ये हमें, जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे अब तक कहानी पहुंचा ही नहीं पाएंगे। फुले जी ने जो नाटक लिखे हैं, उस वक्त की जो परिस्थिति थी उस पर कुछ लेख लिखे, उसके बारे में कुछ इसमें ये किया है क्या, टिप्पणी किया है क्या आपने? बिल्कुल, उन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे हैं, जितने, लिखे, और उनकी बहुत फेमस बुक है गुलामगिरी, स्लेवरी, वो पूरा उन्होंने लिखा और उसका पब्लिकेशन और लॉन्चिंग भी हमने दिखा है इस फिल्म में। अच्छा प्रतीक जी, जैसे आनंद सर ने कहा कि वो आप उनकी पहली चॉइस थे एज एन एक्टर, तो एज एन एक्टर आपके दिमाग में क्या था? ये जो रोल, मतलब एज एन मेन स्ट्रीम एक्टर, कुछ ये जो कैरेक्टर्स आप निभाते हैं उसके ऊपर आपकी मतलब क्या है वो जर्नी तय होती है। तो ये कैरेक्टर निभाने से पहले आपके दिमाग में क्या था कि एक्सेप्ट करना या नहीं करना? आपका सवाल का काफ़ी हद तक का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर वही था मेरे दिमाग में कि मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी बतानी है जिसे करते वक्त मैं भी उन्हें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उन्होंने भी जब ये किया होगा ये सोच के नहीं किया होगा कि दुनिया मुझे महात्मा बना देगी। वो तो कर रहे थे अपना काम, और फिर एक लेवल पे लोगों को जब पता चला कि ये इतना बड़ा काम किया है इन्होंने, तब जाके उन्हें महात्मा की पदवी मिली। तो मैं बतौर एक्टर यही सोच रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी बता रहा हूँ जिनकी जर्नी मैं खुद भी जीऊँगा। बाकी जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो स्क्रिप्ट पढ़ना, आसपास की दूसरी चीज़ों को जानना, ताकि जो चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं है वो अगर मुझे पता है तो मैं उसको, जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो यही बॉडी में वो आपको दिखने चाहिए। शायद मैं उनके जैसा नहीं भी दिखता हूँ, पर वो मेक बिलीव के उस वर्ल्ड तक मुझे आपको ले जाना है। वो जब तक मैं फील नहीं करूँगा नहीं ले जा पाऊँगा।
और तीसरी बात है भाषा की, तो जैसे मैंने मराठी के बारे में कहा कि कुछ उच्चारण मुझे सीखने थे, कुछ भाषाएं, कुछ लाइंस थी जो पूरी मराठी में थी, वो मुझे सीखनी थी। आप तो गुड आफ्टरनून सर। आप तो चरित्र नायक बन गए पहले। अक्षर मेहता अग्नि और बाद में अभी है। एक आनंद जी, कुछ लोगों ने जो अपोज कर रहे हैं फिल्म को, उन्होंने स्क्रीनिंग की मांग की है आपसे कि हमें पिलर दिखाए, तो आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? देखिए, आप सबूत तभी देते हैं जब आप गिल्टी हो। सर गुड आफ्टरनून। मेरे दो सवाल थे। पहला, सेंसर बोर्ड ने काफ़ी सारे कुछ बदलाव सुझाए, ऐसा हमने पढ़ा। कुछ लोग उसके बारे में मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि उसके बारे में आंदोलन भी करने वाले हैं सेंसर बोर्ड के खिलाफ। तो क्या आप वो सभी कट से, मतलब जो सुझाव सेंसर बोर्ड ने दिए थे, आप सभी सुझाव से सहमत थे, या अभी वो रिलीज डेट पास में आई है इसलिए डू यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड एनीथिंग? देखिए, सहमत होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, वी हैव टू गो बाय द गवर्नमेंट रूल्स। और जो उन्होंने सजेस्ट किया है, कुछ चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की है जो हमने कोशिश की है उन्हें मनाने की, और उन्होंने वो मान भी गए। कुछ चीज़ें उन्होंने वो नहीं माने, और जो कट्स आपके सामने आप देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से वो आ गया, हमें कुछ पता नहीं है, हमने अपनी तरफ से दिया भी नहीं है। अब ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल चीज़ कहाँ से बाहर आई हमें पता नहीं है। हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है डांसिंग शिवा फिल्म्स, वो पेज सस्पेंड किया गया है, उसको बंद कर दिया है। पता नहीं किसने किया है ये। अब क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेंसर में जो पॉइंट्स निकाले हैं और जो अमेंड करने के लिए किया है, कट्स नहीं है, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब हमने दिए हैं उनको, और हमें सर्टिफिकेट उसी इस पे मिला है कि हमने वो चेंजेस अमेंड किए हैं। सो वो सब हो गया है। रही बात दूसरों की जो सेंसर के खिलाफ कहने, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप फिल्म देखिए, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना आप समझते हो। फिल्म का वही पावर है, वही इम्पैक्ट है, वही इमोशन है, वही सब कुछ है। आपकी फिल्म देखिए। दोनों तरफ से मैं चाहता हूँ कि लोग खुश हो और शांत रहे। एज अ फिल्म मेकर एंड एक्टर, जो आज के दौर में इतना सब मतलब सेंसर बोर्ड है या लोग भी इतने सेंसिटिव हो गए, क्या आपको लगता है कि जो कहानी आपको कहनी है वो आज के दौर में खुले मन से आप कह सकते हैं? क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सेंसरशिप है ये समाज से भी। देखिए, अगर हम इस तरह हड़बड़ा रहे हैं और इस तरह हम नर्वस हो रहे हैं कि ये सब चीज़ें सेंसिटिव हो गए, ये हो गए हैं, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का क्या हुआ होगा? उस वक्त की सेंसिटिविटी तो और भी सुप्रीम था, फिर भी वो लड़े, वो डटे रहे और जीते। सो हमें भी एक तरह से कन्विक्शन के साथ निडर होकर हमारा काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ना टैक्स फ्री करने के बारे में सोच रहे हैं। टैक्सेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं, मुझे इतना पैसा मिलता भी नहीं है कि मैं ठीक से कोई टैक्स भरूं गवर्नमेंट को। हाँ, तो टैक्सेस का गवर्नमेंट को करने दो काम। ओबीसी लीडर, आपने ओबीसी लीडर छगन भुजबल से मुलाकात की थी, उनकी भेंट ली थी, तो क्या बताया? वो बहुत ही सपोर्टिव थे। वो बहुत खुश थे कि फुले पर एक हिंदी फिल्म बनी है जो दुनिया भर में जाएगा, और इस तरह का सपोर्ट फिल्म के लिए जरूरी है और वो दे रहे हैं। इसमें महात्मा जी का पूरा लाइफ का स्पैन दिखाया है, या बचपन से उनका पूरा जीवन पट है, या स्पेसिफिक स्पैन है लाइफ का पूरा? देखिए, अगर पूरी जिंदगी की हर एक चीज दिखाएंगे तो मुझे 10 घंटे की फिल्म बनानी पड़ेगी जो आप देखेंगे नहीं, तो फिर आपका टाइम भी मैं क्यों वेस्ट करूँ। हाँ, तो इसमें हमने 2-2.25 घंटे की फिल्म में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो प्रायोरिटी पर है, हमारे रिसर्च के बाद जो फिल्टर करके हम लाए हैं, वो सब कुछ है। और आपको कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी फिल्म देखने के बाद कि ये क्यों नहीं था उसमें। वो सब कुछ है जो आपने सोचा होगा। यानी कि हमारे महात्मा फुले हमको मिलेंगे। जी सर। फिल्म देखने के बाद हमको ऐसा लगे कि जो महात्मा फुले थे वो हमने देखा है। आपको लगे तो अच्छा लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा। आफ्टर मेकिंग के बाद का जो स्ट्रगल है वो तो आप देख ही रहे हैं
लेकिन मेकिंग से पहले मतलब आपकी फिल्मों में सोशल एंगल अच्छा रहता है, तो वो मेकिंग से पहले टू फाइंड द प्रोड्यूसर फॉर सच फिल्म्स, ये आपके लिए स्ट्रगल था या? जी बिल्कुल, ऐसे फिल्मों के लिए, ऐसे सोच के लिए प्रोड्यूसर मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ रितेश कोडेचा और अनुया कोडेचा, जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। बहुत कम ऐसे लोग आज के ज़माने में मिलते हैं जो इस तरह के फिल्म को सपोर्ट करते हैं। वैसे आपका कहना बहुत सही है कि इस कुछ भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो, प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल है। मराठी प्रोड्यूसर के लिए पिचिंग हुआ नहीं, क्योंकि इट्स अ फैक्ट ऑफ मराठी स्टोरी, मराठी मानसरी स्टोरी। सो क्योंकि आप देख रहे प्रोड्यूसर तो नॉन महाराष्ट्रियन दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, देखिए इसका बजट भी बड़ा है, हमने उस लेवल पे किया। मराठी फिल्मों का बजट एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। मराठी प्रोड्यूसर्स नहीं, मराठी प्रोड्यूसर्स भी वो चाहेंगे कि मराठी में ही बनाएं, हिंदी में नहीं। वो वहाँ तक वो अभी गए नहीं हैं कि मराठी प्रोड्यूसर्स भी हिंदी में फिल्म बनाएं। वो सोच जब तक एक्सपैंड होने लगेगा तब तक कुछ टाइम और लगेगा। और जब मुझे प्रोड्यूसर्स मिल गए हैं तो फिर मैं किसी और प्रोड्यूसर के पीछे क्यों भागूं? सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे ये मूवी है, मूवी बनाने का आपका मकसद क्या था? कि एक समाज ने, जैसे ब्राह्मणों ने ये पर्टिकुलर समाज पर जुल्म के, ये बताना है कि किस तरह से फुले जी ने स्ट्रगल किया है, ये मैसेज देना है, या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस? आपका मेन उद्देश्य क्या था फिल्म बनाकर? बिल्कुल, फुले जी के जो एफर्ट्स थे, जो रेवोल्यूशन था, जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था समाज के उद्धार के लिए, उसी के ऊपर ये है। ब्राह्मण समाज इज इंसिडेंटल टू दैट, कि वो उनको लगा कि ये इनके खिलाफ है, लेकिन वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जैसे आज इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसमें क्या बदलाव पैदा होगा लोगों में, क्या लगता है? बदलाव आपने देखा नहीं? आज अगर इतनी सारी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं और आपके सामने इंडिपेंडेंट विमेन बैठे हुए हैं, बदलाव वही लाए। फिल्म देखने के बाद, फिल्म को देखकर अगर हमारे अंदर 1% भी उन लोगों का कन्विक्शन, पैशन, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ और डेडिकेशन और सोसाइटी के लिए एक ये हो सेंसिटिविटी हो जाए ना, तो बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। प्रतीक जी, फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा या अनुभव जो आपको अपनी जिंदगी भर याद रहेगा? और एक और, युवा दंपति से, फुले दंपति से युवा लोगों को क्या सीख लेना चाहिए? पूरे शूट के दौरान, इनफैक्ट जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सुनी थी और शूट किया, तब तक ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिससे मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये शायद कोई करवा रहा है। और ये फील बहुत पर्सनल होता है। मुझे पता नहीं कौन से शब्द से मैं आप तक पहुँचा पाऊँ इस फील को, पर कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीन्स ऐसे हैं विच गिव मी गूज बम्प्स व्हाइल सेइंग दोज लाइन्स। एक तो जो ट्रेलर में ही है उसका एक हिस्सा, जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की पदवी दी गई और उन्होंने उस हॉल में एक भाषण दिया था छोटा सा, और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हमारा देश एक भावुक देश है, यहाँ धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना बड़ा ही आसान है, तो भविष्य में भी होगा। क्रांति की इस जोत को जलाए रखना यही आपको सही मार्ग दिखाएगी। When I was saying these lines, I actually felt goosebumps कि कब बोली गई बात, कब का कॉन्टेक्स्ट, 150-200 साल पहले की बात है ये। आज भी उतना ही सटीक और उतना ही सच्चा है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। और ये इतनी बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजों से लड़ना है या किसी भी बड़े पावर से लड़ना है, तो वो लड़ाई हथियार से नहीं जीती जा सकती, सिर्फ एजुकेशन से जीती जा सकती है। और ये इतनी बड़ी, इतनी साधारण लगने वाली पर इतनी सचोट और इतनी बड़ी बात है। तो whenever I was saying these lines, whenever I was performing these lines, I actually felt it. और दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन का कि इस दंपति से, इनके जीवन से हम सबको या नई पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए। तो मुझे तो मेरी समझ से यही लगता है कि बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल पूछने की हिम्मत भी आ गई ना, तो भी दुनिया बदल जाएगी। आनंद सर, हल्ली एक दिग्दर्शक म्हणून मला सांगा, हल्ली ना सिनेमांकडे बघायचा लोकांचा आणि राजकीय लोकांचा चष्मा फार बदललाय। एक दिग्दर्शक म्हणून यावर तुम्हाला काय वाटतं? कारण तुम्ही फेस
नहीं, मैं अपने स्टैंड जो है, अपना कन्विक्शन जो है, उस पर मैं खड़ा रहूं। मैं अपने ये थिंकिंग और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।